जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जेब साहब, उन्होंने कहा है कि जी मिनिमम मिनिमम $6 बिलियन से जो है पहिया जो है वो घूमता रहेगा। एनीथिंग लेस जो है वो खामोश, इसलिए हमने 6 to 8 का ही प्रपोजल जो है, 2 दस्तावेज जो हमने भेजे हैं वहां पे, उनके ऊपर हमें एक नीम, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, मीडिया में गलत बताया जा रहा है कि इस पे थम्स अप आ गया, थम्स अप नहीं आया। आपको एक फेंट सा नॉड मिला है कि जी हाँ, हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। मई का महीना जो है उसके ऊपर आप सारी ऑडियंस वगैरह जो है उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड करें। हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो मई के महीने में तय होगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मुस्बत, बहुत उठ के आ रहा हूँ मैं आज। सर वाह। सर गर्मी आ रही है? सर गर्मी ना सिर्फ आ रही है बल्कि आ चुकी है, और दूसरा ये है कि इंटरनेट बंद है। मतलब बंद से मुराद है कि रींग रहा है। सर वो असल में उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि वो जो आपकी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि जी फाइबर जो है वो फलानी जगह में ना उसके अंदर कोई डैमेज आ गया, को मच्छी बच गई उसको, और इसलिए इंटरनेट डाउन है। ये सब झूठ है। असल में इंटरनेट बंदिश की वजह और स्लो होने की वजह ये है कि बाई इलेक्शंस ढेर सारे हो रहे हैं पंजाब में, और उनके बायस इन्होंने फिर से ये मोबाइल फ़ोन्स और ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं इनको बंद करने की तजवीज़ पेश की है। तो मेरा अपना ख्याल है ये उसका ट्रायल रन जो है ना वो चल रहा है आजकल, और इसी वजह से ये फ़ोन्स और बाकी चीज़ों के इंटरनेट जो है उसकी थोड़ी आपको स्लो स्पीड जो है महसूस हो रही है। बिल्कुल। और इस पे मैं आपको वजीर मुमलिकत आईटी जो है सर उनका आपको मैं बयान, सर कौन है? शिजा फातिमा साहिबा, अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि इंटरनेट बंद करने से फर्क इतना कोई नहीं पड़ता, वावेला ज्यादा मच जाता है। आ, तो इस फर्क कोई हम नहीं पड़ता। फर्क कोई नहीं पड़ता। आईटी सेक्टर सर हमारा महफूज हाथों में है, शिजा फातिमा साहिब। सर वाह। सर आपने ये जो ये वाली बात है सर, ये वो नहीं है खातून जो कि, सॉरी मैं फ़ोन पे एक अपनी खबर ही निकाल रहा हूँ, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की कोई रिश्तेदार भी लगती मेरे है? ख्याल में वही है। ये वही है सर। चलें सर, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ा विक्ट्री लैप लेना चाहता हूँ, और मैं अपनी तमाम ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरी एक प्रोडिक्शन थी, वो आधी नहीं, आधी से थोड़ी ज़्यादा सच होगी। मैं पढ़ देता हूँ बिल्कुल जो प्लीज। जो खबर है कि ट्विटर एक्स जो है उसने बेसिकली ये जुमेरात के दिन जो है उन्होंने ये कहा जी कि हम जो वो लिएजॉन करेंगे पाकिस्तानी हुकूमत के साथ टू अंडरस्टैंड इट्स कंसर्न्स, and after authorities instituted an ongoing 2 month ban, the platform formerly known as Twitter has been not accessible, and they will now investigate into what the issue is. सर मैंने सर कहा था आपके शो के ऊपर ही कि जी के होगा इवेंचुअली यही कि प्रेशर पड़ेगा और इनको ठीक करना नहीं आ रहा है इसको, या ये बंद रखना चाहते हैं इसको। और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थे वो पीटीए की तरफ से बयान आया था आज से कुछ हफ्ते पहले कि जी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स है, तस्लीम उन्होंने किया। अब ट्विटर जो है, पेरेंट कंपनी जो है उनकी, वो इस चीज़ को कह रही कि हम आपकी मदद कर देते, हम आके ऑन कर देते हैं। सर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वाकई में वो वाली थ्योरी हमारी मलिक साहब की करेक्ट है कि इनसे ऑन नहीं हो रहा और अब एक बंदा आएगा जो मैंने कहा था, या दूसरा ये है इन्होंने वैसे ही थोड़ा अवाम को पैसिफाई करने के लिए इन्होंने कहा है जी कि हमने देखें जी, हमने तो इलॉन मस्क तक हम चले गए और हम ठीक कराने लगे हैं आपके लिए ट्विटर कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स वो कर लें। सर वो करेंगे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न, वो कहेंगे तुसी कौन हो, मतलब आप कौन है कि हम पाकिस्तान के लिए कोई बुटीक किस्म का, हम नीश एक किस्म का बनाए ट्विटर या एक्स जो कहते हैं उसको। सर इनसे ठीक नहीं हो रहा। सर वो जो बंदा है जिसकी मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ, एक मोटा सा शख्स है जिसने ऐनक पहनी हुई है, निकर पहनी हुई है, फ्लिप फ्लॉप्स में वो उतरेगा यहाँ पे छोटी सी बैगी के साथ, और उसने 3 मिनट में आपका ट्विटर ऑन कर देना है, और उसकी फीस मैं अभी बता रहा हूँ $20,000 से $25,000 है 3 मिनट की। ये होने लगा है, ये खबर आ गई। अब आगे आप बता दें ऑडियंस को, आप जैसे सुनना चाहते सर ये मैं जो है बिल्कुल आपको खराज तहसीन पेश हैं। सर करता हूँ कि थैंक यू। आपकी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई। सिर्फ इसमें जो एक वाहिद बुनियादी जो है ना, हम आपको पता है कि हर वक्त उसका शिकार रहते हैं। एक क्या कहते हैं, सिचुएशन होती है कि इसमें आप भी विक्ट्री लैप ले रहे हैं सर और सरकार भी विक्ट्री लैप ले रही सर है। वाह। और सरकार विक्ट्री लैप इस तरह से ले रही है कि वो इसको इंटरप्रेट कर रही है कि देखा हम उनको नीज पे ले आए हैं, वाह वाह वाह। कि वो अब कह रहे हैं कि जो हमारे कंसर्न्स हैं वो बड़े वैलिड हैं, वो हमारे कंसर्न्स ठीक करेंगे। हालांकि ऐसी कोई कोई चीज बात नहीं नहीं है, है। वो एग्जैक्टली वही करने आ रहे हैं जो आपने कहा है। और सर देखें, इसको ना समझने के लिए एक बहुत बुनियादी चीज है। देखें, दुनिया में दो लोग
लोगों का आपस में इंटरेक्शन जो है वो किसी भी चीज की वजह से हो, वो कहलाता है रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब वो आपका और कॉलीग के दरमियान है, आपका दोस्त के दरमियान है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान है, मियाँ बीवी के दरमियान है, कुत्ते के साथ कुत्ते के साथ है, वो दो ऑर्गेनाइजेशंस का है, वो दो मुमालिक का है, कुछ भी है, वो एक रिलेशनशिप है। अच्छा, रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको मेरी 10 बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, मुझे भी आपकी 5 बातों से इख्तलाफ होगा, ठीक है, लेकिन हम मामला चलाए रखते हैं। कुछ ऐसी बातें जरूर होती होंगी, होती हैं, कि जिसमें यू सेट योर फुट डाउन कि यार ये नहीं होगा, ठीक है, इसको ऐसे ही करो, ठीक है। अच्छा, अब वो बात ये है कि हमारे दरमियान जो भी मामलात चलते हैं उसमें कि कहाँ पे आके पाँव नीचे रखना है, कहाँ पे चलाए रखना है, ये सारा कुछ कहाँ पे तजवीज देनी है, ये सारा होता है लेवरेज के ऊपर। ठीक है, कि यार अब इस वक्त मैं आपसे लड़ पड़ा हूं, ठीक है, और मैंने ये फैसला किया कि जो है ना यार ये असद जो है ना ये इस तरह से करता है तो मेरा तो नहीं चल रहा असद के साथ। तो अब जो है ना मैंने ये सोचना है कि अच्छा आज मैं अगर असद से ताल्लुकात मुनक़ता कर दूं तो फिर क्या होगा। तो ये होगा कि एक तो ये कि असद कल से आएगा नहीं, दूसरा ये कि असद ना ये कुर्सियां भी उठा के लेके जाएगा क्योंकि वो अपने घर से है लाया हुआ है, ठीक। अब ये सारा लेवरेज है, ठीक है, आपने मेरे से कोई बात मनवानी है तो आपको पता है कि यार मेरा लेवरेज इतना है, ये इतनी बात मान जाएगा और इससे आगे वाली नहीं मानेगा क्योंकि मेरा लेवरेज इतना है, ठीक है। पाकिस्तान को जो एक बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि आपका लेवरेज है क्या। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ आप या तो ये बताओ कि जी अगर वो यूं नहीं ना करेंगे तो हम यूं कर देंगे, तो वो यूं है ही कुछ नहीं। सर जो यूं वाली चीज है वो यही थी ना कि यार हम बंद कर देंगे, तो वो तो पहले किया तो क्या कर ले। और उससे मतलब वही बात है कि उनको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान नहीं हो रहा जितना आपको हो रहा है। इस पे सॉरी हमारा आज प्लान नहीं था करने का, हमने किसी और तरफ जाना था, लेकिन मैं वो इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ कि वो अभी आजकल बड़ा रौला पड़ा हुआ है पाकिस्तान की जो किट आई है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। हाँ जी, जिसपे वो पेप्सी बड़ा लिखा हुआ है, पाकिस्तान छोटा, और भी कोई ब्रांड बड़ा लिखा हुआ है, TCL भी बड़ा लिखा हुआ है, पेप्सी बड़ा लिखा हुआ है, पाकिस्तान छोटा है। अच्छा, उस पे लोगों ने बड़ा शोर मचा दिया, मेरे ख्याल में तो शोर की कोई वजह नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किया है इन्होंने एक किस्म का जेस्चर दिया है कि भाई इफ यू कम एज अ स्पॉन्सर तो वी कैन ऑफर यू दिस, मतलब नो अदर टीम विल ऑफर कि जी आप ब्रांड नेम कंट्री नेम से बड़ा लिख दो। भाई आपको इस तरह की चीजें ऑफर करनी पड़ेंगी। उसकी वजह ये है कि ये उनके लिए नहीं है जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, ये आपके पोटेंशियल स्पॉन्सर्स के लिए है, क्योंकि जो अभी हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो तो हमारे पता नहीं कब से स्पॉन्सर्स हैं। लेकिन आपने कोई बड़ा ब्रांड अगर लेके आना है, बात ये है कि आपको नाइकी एडिडास वगैरह क्यों नहीं स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, वो इंडिया को तो करते हैं, बाकी ममालिक को करते हैं। वो कहते हैं जी कि हमारे जूते जितने महंगे हैं या हमारी टोपियां या वट एवर किट जितनी महंगी है, पाकिस्तानीज उसको अफोर्ड ही नहीं करते। सो हम जब स्पॉन्सर करते हैं तो उसका एक मकसद तो ये है ना कि जी हमारी उस इलाके में सेल्स बढ़ जाए। पाकिस्तानी खरीद ही नहीं सकते हमारी प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की छोटी सी आबादी है जो कि अफोर्ड करती है महंगी प्रोडक्ट्स, ये सारे वो लोग हैं जिनका साल 2 साल में एक चक्कर लग जाता है अब्रॉड का, तो वहां से लेते हैं, तो वहां से लेते हैं, यहाँ से तो कोई भी नहीं लेता है। सर यहाँ तो मैंने ये भी सुना है, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, कि यहाँ पे जो इस तरह के बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो जिस प्लाजा में बैठे होते हैं, जिस शॉपिंग मॉल में बैठे होते हैं, वो वहां से कुछ अरसे बाद जाने की करते हैं कि जी बिक्री नहीं हो रही, तो उनको शॉपिंग मॉल्स ये तक ऑफर करते हैं कि भाईजान किराया ना दें, बैठे रहें, आपकी वजह से रौनक है, बैठे रहें, किराया ना दें। अब यहाँ वो जब माहौल होगा तो आप कुछ इसी किस्म की चीज ऑफर करोगे ना कि भाई आ जाओ, क्योंकि अब अगर कोई बड़ा ब्रांड आता है तो वो ये सोच के आएगा कि अच्छा यार शाहीन का फैन अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है तो वहां ले ले, वहां ले ले, बाबर का फैन न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है तो वहां ले ले, यहाँ नहीं सेल होगी। सर बेसिकली सर मुझे तो इस चीज से, जैसे आपको इशू नहीं है, मुझे भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये मतलब ये बड़ी ट्रिवियल सी चीज है कि यार फॉन्ट साइज के ऊपर बात हो रही। सर फॉन्ट का मसला इस मुल्क में एक दफा हुआ था और वो कैलिबरी था, उसके अलावा इस मुल्क में सर है ही कौन हम सर जो फॉन्ट के ऊपर 2 दफा लड़ाई कर ले, एक दफा कर लेते हैं, तो ये फेल होगी सर। दूसरा सर मेरा तो अपना ख्याल है कि शर्ट का जो हिस्सा है जहाँ पे कुछ नहीं लिखा उसमें 2 लेट लिख ले कि जी आ जाओ,
पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। सर सर क्या बात, सर क्या कहने। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर। सर ये इतनी बड़ी बात कर दी आपने। ये तो अगर ये फौरन नहीं करते तो ये इनकी सबूत है अमली। टूलेट जो है सर, ये अवामी लफ्ज है टूलेट, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है वो इसको समझते हैं कि इसका मतलब है यहाँ इश्तिहार लगा दो, क्योंकि वो उस बोर्ड को देख के कहते हैं हमने बाथरूम जाना है। सो आधे से ज्यादा लोग जो है वो इस गए कि जी टॉयलेट होगा, लेकिन वो असल में टूलेट थी। तो सब समझते हैं इस लफ्ज को, हालांकि अंग्रेजी का लफ्ज है, सब समझते हैं। तो सर आप अवाम जो है वो दुनिया को बता रही है कि यार ये जगह मेरे पास, मेरी छाती है, मेरे एब्स हैं, मेरी कमर है, अवेलेबल टू। बिल्कुल। और सर मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक जो चीज इस्तेमाल नहीं हुई वो है ट्राउजर्स। सर वाह, इनके ऊपर ब्रांड नहीं आया। और आप ये देखें कि ब्रांड इस पे आप लिखें कि 2 हर्फ इधर हो इस टांग पे, 2 हर्फ इस टांग पे हो, बंदा डाइव लगाए ना तो कमेंटेटर कहे कि ब्रांड चिर गया है। ब्रांड चल गया सर। और इसको बड़ा क्रिएटिवली आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा सेंसिटिव सा है ट्राउजर्स का, इसलिए वहां ब्रांडिंग नहीं होती। तो आप जुगते भी मार सकते हैं सर, यहाँ से आप 2 ब्रांड्स को पॉइंट करके देखो, ये वाला और सर वाह। सर देखिए, हमने इधर बैठे हुए 2.5 मिनट के अंदर हमने पीसीबी का, हमने उनकी तकदीर बदल दी। तकदीर बदल दी। अच्छा फिर आप एक और चीज ये देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त बड़े तरीन मसाइल में से शामिल है अब दुनिया में कि आपने बॉडी पॉजिटिव होना है, ठीक है, आपने बॉडी शेमिंग नहीं करनी। आप ये देखें कि जब इसके ऊपर ब्रांड्स आएंगे तो उन प्लेयर्स की वर्थ बढ़ जाएगी जिनकी थंडर थाइज है। सर आजम खान जो है वो इस टाइम इतना रियल एस्टेट है उसके पास कि वो कुछ भी कर सकता है। सर इसका मतलब है सर, आजम खान को अगर सर मैच फीस कम मिल रही है, पीएसएल में अगर फर्ज उसका रेट कम है, सब कुछ है, वो उसमें इतना इतना जगह है, इतना फ्लाव है कि वो बंदा ब्रांड्स जो है वो और लगा सकता है। सर शाहीन जो है वो एक सर्टेन क्वांटिटी लगा सकता है, बाबर वगैरह तकरीबन सारे। आजम खान जो है वो अपने स्प्रेड की वजह से वो ब्रांड हो सकता है। सर हम क्यों यहाँ बैठे हैं सर, हमें बुलाए सर, हमें। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम दोनों को की पोजीशंस पे नहीं लगाया जाता। सर आगे चल बिल्कुल थोड़ी संजीदा गुफ्तगू कर लेते हैं। ये सर संजीदा थी, इस तरह संजीदा नहीं हो सकता था। हाँ। सर आईएमएफ आपको मुबारक हो, थैंक यू। खुशखबरी। आईएमएफ का जो हम चाह रहे थे उस पे एक नीम हमें अप्रूवल नॉड मिला है, यूं करके हाँ जी, हो सकता है। हम चाह रहे थे कि हमारी जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी जो है वो हम अवेल कर लें 6 से 8 बिलियन डॉलर की, उस पर भी नॉड मिला है। 3 to 4 ईयर्स हम लॉन्ग टर्म चाह रहे थे, वो भी मिल गया हमें। क्लाइमेट वाला जो है प्रपोजल, वो थोड़ा सा मेरे लिए आई थिंक वो हमारे लिए ज़्यादा लुक्रेटिव होना चाहिए था। उसकी वैल्यू सिर्फ 1.2 बिलियन आई है जो हम लेंगे उनसे डॉलर्स। और उसके अलावा जो हमारी आखिरी ट्रांच है 1.1 की, वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाई, वो अप्रैल के एंड में हमें मिल जाएगी। अलबत्ता जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा है कि जी मिनिमम 6 बिलियन डॉलर से जो है पहिया जो है वो घूमता रहेगा। एनीथिंग लेस जो है वो खामोश से, इसलिए हमने 6 to 8 का ही प्रपोजल जो है, 2 दस्तावेज जो हमने भेजे हैं वहाँ पे, उनके ऊपर हमें एक नीम, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, मीडिया में गलत बताया जा रहा है कि इस पे थम्स अप आ गया, थम्स अप नहीं आया। आपको एक फेंट सा नॉड मिला है कि जी हाँ हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। मई का महीना जो है उसके ऊपर आप सारी ऑडियंस वगैरह जो है उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड करें। हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो मई के महीने में तय होगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा वो जो है ना इसको किया है फ्रेम के नीम रजामंदी। नीम रजामंदी। हाँ, और ये जो नीम रजामंदी है ये ऐसे मामलात में बिल्कुल ठीक चीज़ है। लेकिन पब्लिक सर्विस मैसेज हम देते चलें कि सेक्स में आपने बकायदा कंसेंट लेना है, क्योंकि जो नीम रजामंदी ना बाद में मसला बन सकता है। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय मुस्बत शो सर। ठीक है। बाकी ये है कि सर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो हमारा वो मामला था क्लाइमेट वाला, उसमें तो जाहिर है आईएमएफ जो है वो वाहिद डोनर तो है नहीं उसके लिए, उसके हमारे प्रोमिसेस हुए हैं उनका पूरा प्रोग्राम डिजाइंड है इस चीज के लिए। हाँ, और भी ऑर्गेनाइजेशंस और ममालिक ने इस पे बहुत बड़े प्रोमिसेस किए हैं जो अभी तक हमें मिले नहीं। हमारा क्योंकि क्लेम ये था, जो कि बिल्कुल राइटफुली हमारा क्लेम था, कि हमारा 30 बिलियन का नुकसान हुआ है ये उन फ्लड्स थ्रू नो फॉल्ट ऑफ आवर ओन। हम उस चीज में हमारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर शायद 1% भी नहीं था।
बिल्कुल। और हमारा कार्बन फुटप्रिंट उतना नहीं है जितना हमें नुकसानात का सामना करना पड़ता है और करना पड़ेगा आगे भी यस इस क्लाइमेट चेंज के नतीजे में। और ये दुनिया को हमें इस तरफ देखना चाहिए। अब बात क्लाइमेट चेंज से लेकर तो आप आ जाए दूसरी चीज़ों तक, ये सारी रजामंदियां नीम है और ये पैसे उतने नहीं है। मतलब आपको याद होगा इलेक्शन से 3-4 महीने पहले से हम इसी सोफों पे बैठ के यही बात कर रहे थे कि जी इलेक्शन अब मजीद लेट नहीं होंगे क्योंकि $1.1 बिलियन की ट्रांच आनी है, तो वो नहीं आएगी उसके बगैर। अच्छा, बात ये है कि वो अभी तक नहीं आई, आ जाएगी लेकिन अभी तक नहीं आई। सो दुनिया जो है ना वो हमें बेयर मिनिमम पे वेंटिलेटर पे जिंदा रखे है। सर और वो हमें ज़्यादा क्यों पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको ये अब लगना शुरू हो गया है कि यार ये तो जिस तरह इन्होंने पिछले पैसे उड़ाए हैं ये पैसे भी उड़ा देंगे, ये ठीक तो होना ही नहीं चाहते। क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे उनको लगेगा कि ये अब ठीक होना चाह रहे हैं तो फिर वो हमें और पैसे भी दे देंगे। अभी तक हमें उनको ऐसे कोई आसार ही नहीं मिलते। हम पिछले एपिसोड में जिक्र कर रहे थे कि हमने मतलब चाइना के जो सी पैक प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पावर प्लांट्स शामिल हैं उनके कैपेसिटी चार्जेस जो हम लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं वो भी आगे नहीं पे किए हुए। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से टेलेनॉर गया है। टेलेनॉर जो है वो बड़े मतलब जिनका मैंने पढ़ा है जिनको भी, उनके मुताबिक तो वो कम पैसों में बेच के चला गया। इन द फर्स्ट प्लेस बेचने की जरूरत क्या पेश आई? वो यही थी कि जी जब वो अपने प्रॉफिट्स बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बड़ी तंगी होती है। दूसरा ये कि वो इतने कम पैसों में क्यों बेच गया, अगर वो कम पैसों में बेच गया, अगेन कि जो उनको मिला गवर्नमेंट नहीं दिया, उसकी वजह ये कि वो यूफोन नहीं शायद लिया। उन्होंने कहा पकड़ो और धोती उठाओ और पीटीसीएल ने पीटीसीएल। सो बुनियादी बात यह है कि अभी जो ये गए हुए थे सऊदी अरब प्राइम मिनिस्टर साहब, और वहाँ पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स शेयर किए हैं। यहाँ पे आके उन्होंने विक्ट्री लैब भी लिए हैं कि जी वो 5 या पता नहीं $8 बिलियन की सरमायाकारी पे मान गए हैं। अगेन हवा में बातें। इन्होंने उनको जो प्रोजेक्ट पेश किए हैं उनमें जो मिनिमम प्रॉफिट इन उनको जो प्रोजेक्ट किया है वो 14% है और मैक्सिमम जिन प्रोजेक्ट्स पे किया है वो 50% है प्रॉफिट। और उस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि मैं खुद सुपरवाइज करूंगा और मैं खुद इंश्योर करूंगा कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो टाइमली बाहर आसानी से स्मूथली चले जाएं, सऊदीया ले जाए, जब बेचना चाहें जब खरीदना चाहें सब चीजें स्मूथली हों। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन ये तो वादे ही है ना, दावे ही है ना। बात ये है कि एक बड़ा मशहूर वो मफरूज़ा है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो चाइना के सी पैक के साथ क्या हो रहा है, अगर मुझे आपको पता है तो फिनलैंड को नहीं पता होगा। टेलीनॉर के साथ क्या हो रहा है मुझे आपको पता है, बाकी दुनिया को नहीं पता होगा। सो अगेन आप अगर चीज़ें वही सरकारी ढांचे रहेंगे, वही रियासती रेड टेपिज्म रहेगा, वही बाबे रहेंगे, तो मतलब मजा बस नहीं आएगा हर बंदा मतलब ठीक है अभी नया इलेक्शन करा लें एक और पार्टी वो भी आके यही दावे और वादे कर देगी। सर बाबों वाली बात पे भी आते हैं, उसको खबर भी है। मैं एक पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, ये तो आपने बिल्कुल बेहतरीन बयान किया कि यहाँ पे जो टेलीनॉर वाली चीज़ हुई है ख़ास तौर पे, मतलब ये अजीब सा हो गया ना कि जी एक तरफ आप प्रोमिस कर रहे हैं कि जी इतना इतना परसेंट आप निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सामने एक एग्जांपल है जो नहीं कर पा रही। आपने जो जिक्र किया क्लाइमेट के ऊपर जो मसले मसाइल अभी दुबई के ऊपर जिक्र हम कर रहे थे, मेरे जहन से निकल गया, हम ऑन एयर या ऑफ एयर बात कर रहे थे, बट आपकी जो थियरी थी उसकी मैं तस्दीक कर देता हूँ। मैं बाकायदा तौर पे कंफर्म करके आया हूँ इस बात को कि दुबई के अंदर जो ये बारिशों और क्लाइमेट के मसाइल हैं, इसकी वाहिद वजह जो है वो बारिशें नहीं है, मसनूई बारिश जो है वो है। और ये मुझे स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ में सोर्स तो नहीं बता सकता आपको क्या है, बट उसकी और उस बंदे ने मुझे बड़ा बाकायदा तौर पे बताया कि ये कैसे हो सकता है कि दुबई से शारजा कितना दूर है, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स। अबू धाबी कितना दूर है, 40 मिनट्स। ये दुबई में ही क्यों ये सारे चीजें जो हैं ये हुई हैं? हुआ ऐसे सर कि ड्राई स्पेल था जो आपने मुझे बात बताई थी, इन्होंने मसनूई बारिश करने की कोशिश की कुछ 4-5 दफा, जो नाकाम हुई। जब वो कामयाब हुई, पीछे से एक स्टॉर्म आया और ये दुबई का हाल है। सो ये जो लोग, आपकी थ्योरी बिल्कुल सही थी कि मसनूई बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन नहीं, दुबई जैसी जगह जहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बनावट ही इस तरह है कि यहाँ तो बारिश जो है वो होनी ही नहीं,
उनके एयरपोर्ट्स की रनवेज जो हैं उनकी बनावट भी ऐसी है कि यहाँ बारिश ही नहीं होनी कभी, तो पानी खड़ा ही नहीं होगा। लेकिन वो हादसाती तौर पे उन्होंने मसनूई भी कराई और पीछे से एक रेन स्पेल भी आ गया। तो इसका मतलब है सर कि दुबई जैसा मुल्क भी, पाकिस्तान तो हम तो जो IMF की क्लाइमेट वाली चीज की बात कर रहे हैं, दुबई जैसा मुल्क भी सेफ नहीं है ये क्लाइमेट असरात से। जो इनके मसले मसाइल हैं वहां पे भी देखें इस वक्त क्या हुआ है, वो धर्म भरम हो गया। मेरे ख्याल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के तो इंश्योरेंस क्लेम्स है सिर्फ वहां पे, जो हम बात कर रहे थे। तो एक तो आपकी खबर सही थी, एंड सेकेंडली ये जो क्लाइमेट वाला पैकेज है ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। 1.2 बिलियन इज नथिंग। जो सफर किया है हमारे लोगों ने, मतलब उनकी मेंटल लैंग्वेज भी तो है, उसका भी एक वैल्यू होनी चाहिए। उनको ज्यादा पैसे देने चाहिए, अगर वो देने को राजी हैं तो उनको ज्यादा देने चाहिए, या ज्यादा तनकीद करनी चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। जो वही पुराने प्रोग्राम्स जो हैं उन्हीं को बढ़ाई जा रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए जाके इस चीज के ऊपर। लेकिन सर क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि ये सीरियसली इशू ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर हमें लगता है जी कि ये क्लाइमेट चेंज तो ये तो एवं हवा है, एक होक्स है। अभी बस ये सर्दियां इस साल की खैर से जब शुरू होंगी तो स्मॉग का हाल आप देख लीजिएगा जो अभी गुजरा है, और फिर मुझे बताइएगा हम फॉल्ट लाइन पे हैं या नहीं। बिल्कुल। और इसमें जो एक चीज़ मैं चाहता था कि, और इसका तो हुकूमती किसी एक हुकूमत से ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, सो वो जो सैलाब था जिसमें इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई, सर मतलब आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि 6 लाख हामला खवातीन ने टेंटों में बच्चे पैदा सर किए। सोचिए। तो वहां पे जो मैं एक चीज देखना चाहता था ना, कि वो तो जो कुछ हुआ सो हुआ, हम उसके लिए नहीं थे प्रिपेयर्ड, हमारे पास आज भी शायद वसाइल नहीं है, ये वो लटर पटर। लेकिन आज हमें हुकूमत ये तो बता सकती है, या आज से 6 महीने पहले या साल पहले, कि जी जब वो लोग वापस उन्होंने जाना था, रिलोकेट किया, जब वापस गए हैं, तो हमने उनको अब फॉल्ट लाइन से हटा के किसी और जगह पे बसाया है, या वो अब वापस उसी फॉल्ट लाइन पे चले गए, हमें तो पता ही नहीं है, वी डोंट नो, क्योंकि मैं उन्होंने बताया दावे ही से नहीं। कैसे तो उनको उधर ही का होगा, आप जाके उधर ही रहें कि अगले साल नहीं होगा। तो ये मतलब कोई ना, मतलब हमें बता ही नहीं रहे। पता ही नहीं सर। इसमें ये भी आदमी बड़ी हो सकती है उनको खुद नहीं पता, उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की कि वापस कहाँ गए। वापस कहाँ गए। सर बहुत मसले मसाइल हैं, और अगेन ये मैंने आपको शुरू में खुशखबरी दी इस चीज के ऊपर, वो नहीं, वो तो आपने सही दी हाँ बट कि पैसे जहां से भी आ रहे हैं good। अच्छी बात है, बट उसमें तंज का एलिमेंट भी था मेरा कि ये इतनी खुशखबरी नहीं है। हम चाह रहे थे क्लाइमेट पैकेज में हमें ज्यादा पैसे वो मिले, तो क्योंकि ऐसी मिसालें हैं दुनिया के अंदर जिसके अंदर उनकी क्लाइमेट के बेसिस के ऊपर IMF से ही उन्होंने बड़े एग्जॉर्बिटेंट पैकेजेस लिए हैं, लेकिन जिससे उनका फायदा हुआ है। अब और मुझे इसके ऊपर मेरा शक है, और आई होप आई एम रॉन्ग, कि जो इसकी शराइत होती हैं बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। बाकी तो शराइत आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इस प्रोग्राम की शराइत जो है आपकी क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म से रिलेटेड है, कि आप खुद एज अ कंट्री क्या कर रहे हैं इन चीज को ठीक करने के लिए। मेरा तो अपना ख्याल है किसी बाबू ने देखा होगा यार ऐसे बड़ा मुश्किल है यार, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, तो रहने दो, फिर छोटी अमाउंट ले लेते हैं उससे। हाँ। और वो वही वाली बात है ना कि इसमें तो कोई शक नहीं कि, और इसमें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अमेरिका खुद है यस कार्बन हाँ एमिशन में। और वो तो ये जो इनकी ट्रीटीज होती हैं ममालिक के दरमियान के किस तरह से इसको कम किया जाए, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो कि सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं, वो किस तरह से आइंदा आने वाले सालों में अपने आप को ठीक करेंगे, वो अमेरिका तो सुना है उनको साइन करने से मना कर देता है कि हमने नहीं करना, और ये लिटरली टोटली बदमाशी की बेस पे करता है। बिल्कुल। सो उसमें हमारा कसूर नहीं है। लेकिन अब जब हमें पैसे चाहिए, तो अगेन अगर हम इस तरह की चीज़ें दिखाएं कि जी हमने उनको जब दोबारा रिहेबिलिटेट किया है तो ऐसी जगहों पे किया है जो कि फॉल्ट लाइंस पे नहीं है, तो ये देखिए हमारा इतना खर्चा और हो गया, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बनवाएं, कोई प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस वीडियोस बनवाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि फंड रेजिंग हो सकती है मुल्कों के दरमियान, मालियाती इदारों के दरमियान, यहाँ तक कि क्राउड सोर्सिंग हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ करो, बनाओ तो सही। बिल्कुल सर। और सर बिल्कुल जी सर, और अगेन मैं उसी बात से हम दूसरी खबर पे चलते हैं कि जो कि आपने भी जिक्र किया और अभी बिल्कुल जिक्र किया आपने, कि मतलब जो बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोग जिनका काम है ये सारा कुछ ठीक करना, उनके बारे में खबर ये मिली कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एज ऑफ रिटायरमेंट है 65 साल, और एज ऑफ अपॉइंटमेंट रादर जो है उसके ऊपर एक समरी मूव की है कि वो रिमूव कर दी जाए। सो अब एज ऑफ अपॉइंटमेंट 65 से ऊपर कर दी गई, मतलब 65 नहीं। तो इसका मतलब है कोई शख्स जो कि हाजिर अभी सर्विस है,
65 पे रिटायर करना उनको ज़रूरी नहीं है, वो आगे तक अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे सकते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है उनकी। और उसके अलावा को 65, 66, 67, 68 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, 70 साल के हैं, जो पुराना भी रिटायर हो जो चुका है, पुराने भी रिटायर हो चुके हैं, और उनको वो कह रहे हैं यार वो ज़बरदस्त बंदा है, उसको वापस लाओ सर्विस के अंदर। तो अब उसके ऊपर लिमिटेशन जो है वो हटा दी गई। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है सर, इससे तो एक चीज़ होती है ना कि ये गवर्नमेंट जो है या ये मुल्क इस चीज़ को तस्लीम करता है कि हमने एक सर्टेन जनरेशन के अंदर जो लोग पैदा करके उनको बड़ा करके उनको पढ़ा लिखा के उनसे काम लिया, वो बेस्ट है, वो अभी तक बेस्ट है। जो उनके बाद की नस्ल और उनके बाद की नस्ल जो है वो फारग है, वो जाहिल हैं, उनको काम नहीं करना आता, वो इस काबिल ही नहीं है जो अपने 40s में है या 50s में है या अपने लेट 30s में है कि उनको ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दिया जाए। इसलिए हम पुरानी खेप जो है उसको यूं ऊपर से ला के ना वापस बैठाने लगे। ये इस चीज़ की कासी करती है। ये बिल्कुल गलती। दूसरा, मैं तो इसके बारे में एक और बात करूंगा, सर ये सरासर फौज के खिलाफ साजिश है। अच्छा, सर वो कैसे? सर वो ऐसे कि सर मुताद। सर इन्होंने ये जो सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने हमारे लेजिस्लेटर्स ने कानून साजी की है कि अब जो एक्सटेंशन मिलेगी आर्मी चीफ को वो 1 साल से ऊपर नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन ऑन दी अदर हैंड इधर वो कह रहे हैं कि ले आओ, मतलब सर, एक्सटेंड कर दो जितना मर्जी। आप समझिए ना सर बात किस तरफ जा रही है। सर आप बात समझिए। खैर रीअपॉइंटमेंट में तो कोई भी रीअपॉइंट हो सकता है, उसमें तो फौजी भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसको कोई ऐसा एंगल देना पड़ेगा जिसमें क्योंकि जब तक ये एंटी फौज ही ना होगा तब तक ये ठीक नहीं हो ये सकता। ठीक नहीं हो सकता हाँ। सर, बिल्कुल। और सर बस ये मजेदार चीजें जो हैं ये होती रहती हैं यहाँ पे। सर बुनियादी बात बताए क्या है, वो एक बड़ी ना मशहूर पेंटिंग है, हाँ। उसका नाम है द स्क्रीम। ये आप गूगल करें तो आपको आ जाएगी। द स्क्रीम अवार्ड याफ्ता पेंटिंग है, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि वो एक पैसेज सा है, ब्रिज सा है जिसमें लोग चलते आ रहे हैं सर और वो बड़ा कोई एक पीछे कैजुअली चलता आ रहा है, कोई दो लोग आपस में बात करते आ रहे हैं। जो सबसे आगे है ना, जो बिल्कुल पैसेज के ख़त्म कर चुकी हैं, मतलब शायद वो खातून है, शायद मर्द है, तो वो स्क्रीम कर रहे हैं। सर देखी हुई मैंने तस्वीर, बिल्कुल बहुत मशहूर पे। बहुत मशहूर पेंटिंग है, और वो जो पीछे वाले हैं ना उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल वैसे ही चलते हुए आ रहे हैं। सो वो उसकी जो इंटरप्रिटेशन मुझे पसंद है ना, वो ये है कि वो जो जिंदगी एक पैसेज है और वो जो बंदा पूरी क्रॉस कर चुका है ना, शायद उसको समझ आ गई है, लेकिन अब वो समझ आने के बाद चीख रहा है, लेकिन किसी को उसकी आवाज ही नहीं आ रही पीछे आते हुए को। उसकी वजह ये है कि एक्सप्रेशन ही बदल गया बातचीत का, बोलने का। सो एक तो वैसे तो खैर ये जाहिर है हमारे जो बाबूज हैं ये मतलब वैसे तो जाहिल ही होते हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन अगर ये कोई बहुत शानदार लोग हैं भी तो एक खास उम्र के बाद ये जो करेंगे ना उसकी किसी को समझ इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि भाई एक्सप्रेशन बदल गया है, हर चीज बदल गई है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो लोग रिटायर नहीं होना चाहते क्योंकि वो इररेलेवेंट होने से घबराते हैं। उनको एक दफा जब आपको ये नशा हो जाए ना लोगों की तकदीरों के फैसले करने का, तो उसके बाद बहुत मुश्किल लगता है कि अब आप एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो, मतलब अगेन मतलब कोई बंदा अगर काम करना चाहता है तो उसको कारोबार करने से कौन रोक सकता? ठीक है, मतलब एक बंदा काम करना चाहता है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने से कौन रोक सकता? कोई भी नहीं। लेकिन वो उसको उन चीजों से किक ही नहीं मिल रही, या वो इस काबिल ही नहीं है कि वो ये करे। वो चाहता है फिर वापस उस जगह पे आना जहां पे एक तो काबिलियत मैटर नहीं करती, दूसरा जहां पे वो लोगों की तकदीरों के फैसले करे। अच्छा, और हमारे जैसा बंदा तो इतना घबराता है कि मतलब खैर आज के दिन में मुझे आपको कोई भी काम मिले हम पेल जाएंगे क्योंकि हमने किचन चलाना है। बट एक दफा आप सोचें कि आपका किचन ना ऑटो पे लग गया, जो कि एक खास उम्र के बाद लग जाता है जब आपने पीछे ऐसे गुजारा हो, तो उसके बाद मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें कोई लोगों की तकदीरों के फैसले हों। क्योंकि एक तो ये ना कि मैं खुद इंटाइस होकर कोई 2 नंबरी कर दूं, वो तो एक चीज है। मेरे से अगर गलती भी हो गई है और उसकी वजह से 4 लोग बढ़ गए हैं, मैं अपने जमीर के साथ कैसे रहूंगा और मैं ऊपर जाके क्या करूंगा टाइप माहौल इन लोगों को नहीं परवाह है कि
तो उनका सर, और देखिए सर, इसमें जो एज है ना, एज ऑफ रिटायरमेंट बड़ी होती रहती है ऊपर नीचे हमारे मुल्क में भी, और मुख्तलिफ ममालिक में होती रहती है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि 50 साल के बाद ना, एक अमेरिका में या यूके में, यूरोप के ममालिक में या और जगहों पे एक रिटायरमेंट प्लान जो है ना वो बना होता है आपका, कि यार मैंने रिटायरमेंट के बाद इधर शिफ्ट हो जाना है और मेरी ये ज़िंदगी, आपका एक पूरा प्लान होता है। उसके अंदर आपका 401k भी आ जाता है, आपके अंदर आपकी सारी चीज़ें, तमाम तर चीज़ें जो आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, जो भी आप कह लो वो आ जाता है। और असल में होता ये है कि उनकी मजबूरी जो है वो सिर्फ वो खुद होते हैं फिर, या उनकी बेगम होती है, बेगम भी काम करती है तो वो भी फिर सपोर्ट करती है आपको। फ्लोरिडा एक रिटायरमेंट स्टेट है अमेरिका का, जहाँ पे 300 से ज़्यादा गोल्फ कोर्स है, वो सब गोल्फ खेलते हैं या वहाँ पे रिलैक्स करते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं, जैसा भी है, इतना अच्छा नहीं है वैसे। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन और यूरोपियन और ब्रिटिश जो है, जब उनका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो एक चीज़ करते हैं जो उनको लगता है बड़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ किसी को नहीं लगता ज़बरदस्त है। वो ये है कि वो उसको ठुड्डा मार के पैर और पैन निकल यहाँ से, जाओ काम करो, पढ़ा दिया, लिखा दिया, पाल दिया, अब 18 साल के हो गए, नौकरी लो। बल्कि अमेरिका में तो सर बच्चे 14-15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं पार्ट टाइम, और उसके बाद 18 साल की उम्र पे ठीक है यार, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में काम शाम करो, पे कर दूंगा तुम्हारे कॉलेज का, या लोन ले लो जाके बैंक से, और उसके बाद अपनी जिंदगी बना लो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जर्सी बनना है, जो मर्जी बनो, इस घर से चले जाओ, मेरी जिम्मेदारी खत्म, मेरा खाना सब कुछ। जैसे मैं सिंगल था तब मेरी जिंदगी वापस, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू दैट कि मैं अपनी सिंगल लाइफ अपनी बीवी के साथ अब रिटायरमेंट तक गुजारूंगा। इतने सर हो सकता है इधर इधर को बंदा क्या है, अपने मतलब ब्रो, अपने जैसे ऐसा अब नई जनरेशन अपने वालिदैन को भी ब्रो कहती है ना सर, आप और मैं इस तरह कहते हैं, हमें चंड पड़े आगे से, लेकिन वो कहते हैं ब्रो मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी ना लाइफ एंजॉय करने जा रहा हूँ। तो सर हो सकता है यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है, यहाँ पे वो कहेंगे यार कि तू ऐसे ही रहना है, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम इस घर से जाओगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक सिस्टम इस किस्म का है कि आपकी जब शादी भी होती है तो आप उसी घर में रहते हैं, आपके बच्चे भी होते हैं उसी घर में रहते हैं, आपकी फैमिली बहुत बढ़ जाए जब, तो फिर आप और इस काबिल आप हो जाएं, तो फिर आप पेरेंट्स को, ये भी खूबसूरती है हमारे सिस्टम की, कि आप फिर पेरेंट्स को रखते हैं अपने साथ, और उल्टा हो जाता है वो खूबसूरती, लेकिन वो हर बंदे के साथ होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो बुजुर्गान और बाबू हैं, उनको शायद मैं अग्री भी करता हूँ शिवाजी साहब के इस फैसले से कि उनको काम ज्यादा करने की जरूरत है, मतलब वो 75 तक बंदा काम ही करता रहे। देखिए वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप 18 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 35 साल का बाबा नहीं घर छोड़ता अपना, ठीक है। और वो खैर माँ बाप की तरफ से भी वो प्रेशर, माँ बाप तो इधर सिंपल कहते हैं कि यहाँ तो आप मुल्क से बाहर चले जाओ, अगर आपने मुल्क के अंदर रहना है तो हाँ। इसी घर में रहना है, नहीं तो मैं अपने रिश्तेदारों को क्या बताऊंगा। सो यहाँ पे और वही बात है, यहाँ पे बच्चे काम भी नहीं करते, यहाँ पे वो माँ बाप की उस पर पलते हैं। अच्छा फिर वो यही है कि जितना बड़े सरकारी अफसर का कोई बच्चा होगा, अब वो देखें ना कि सरकारी अफसरों के जो बच्चे होते हैं उनके जो लाइफस्टाइल होते हैं, उन्होंने बचपन से एक चीज देखी है कि उनका आईडी कार्ड बनना है या बिल जमा होना है या डोमिसाइल बनना है या कोई मतलब किसी किस्म का भी जो काम है वो एक फोन कॉल पे हो रहा है। इस तरह के बच्चे अकेले अपने ओन पे सरवाइव भी नहीं कर सकते। सर तो वो उनको एक वो चाहिए हर वक्त, एक कवर, छत्र छाया, पेट्रनेज वो चाहिए बड़ी, एक खास उम्र तक, जब तक वो खुद किसी जगह पे, ऐसी जगह पे ना पहुंच जाए जहाँ पे दोबारा वन फोन कॉल अवे हो जाए सारा हाँ। कुछ। तो फिर जब आप इतने अरसे तक बच्चे पालते हो तो फिर उसमें ये भी होता है कि मतलब अब वो जब आपके खर्चे में पाल रहा है तो वो कह रहा है कि मैं बड़ा हो रहा है, मेरा स्टेक भी बड़ा करो। तो वो आपने मजीद से मजीद फिर वो करना है, तो हाँ। ये बिल्कुल वो है। हाँ। लेकिन सरकार को एक बात क्यों नहीं समझ आती कि ये सारे लोग जो 70 साल के एक नौकरी पे बैठे हुए हैं, ये किसी की नौकरी खा के बैठे हुए हैं ना। अगर वो नहीं होंगे तो किसी और बंदे को नौकरी मिल जाएगी। एक बंदे ने अगर 65 साल तक रियासत को चूस लिया है तो बस ठीक है ना यार, एक नवे बंदे नु आके वही करन दे हो, बिल्कुल। मतलब। तो अनलेस को बहुत ही अल्टीमेटली स्किल्ड जॉब है, जैसे मैं कहता हूँ अदलिया की हद तक, ठीक है। हाँ। सर आपने मेरे उसको सर, मुझे पूरा तो करने दे सर। सर ठीक है ना सर, वो एक्सपीरियंस है सर मैं मैं अदलिया में एग्री करता हूँ, और उसकी वजह ये है कि उनकी पेंशनें इतनी ज्यादा होती हैं। आप एक नया जज हायर करोगे, फिर उसकी तनख्वाह भी दोगे पिछले की
आप पेंशन भी दोगे तो बेसिकली अदलिया में तो होना ये चाहिए पाकिस्तान में कि जो बंदा जज बन गया ना, वो जब तक मर नहीं जाता वो जज बट ठीक है ना यार, तनख्वाह दो या जज या पेंशन तो दोनों क्यों कर रहे हैं? सर मरते दम तक जज, या फिर वो तंग आ जाए और खत लिख दे, जैसे अभी लिख रहे उन्होंने खत लिखना शुरू कर दिए कि मसले बड़े बढ़ गए हैं। तो सर बहरहाल सर, बाकी सर ये सरकारी नौम तो मजाक अपनी जगह, हम तो ये मानते हैं कि ये सरकारी जो हमारे लोग हैं, जो ये हमारे लिए काम करते हैं, इनसे सर बेस्ट कोई नहीं ना सही टॉप पे और अब ये 75 साल तक टॉप पे रहेंगे। हाँ खैर चल रहा, इनको जिंदगी दे बिल्कुल। और रिटायरमेंट एज पावे 85 कर दो तुझे को मसले वाली बात है सर। इस पॉइंट में मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।